नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्र आईएएस एकेडमी। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कुमार गुप्त, दोस्तों, जो कि आपके गुप्त वंश के बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है दोस्तों। उनके कुछ प्रमुख अभिलेखों के बारे में। दोस्तों, आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार इनके जो आपके दोस्तों अभिलेख हैं उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि इनके अभिलेखों में किस प्रकार की जानकारी मिलती है, इनका ये अभिलेख कहाँ से प्राप्त किया गया और इनसे जो आपकी जानकारी प्राप्त होती है तो वो किन संबंधों में ये जानकारी हमको प्राप्त होती है। तो इसी संदर्भ में दोस्तों हम आज के इस वीडियो में बहुत डिटेल में चर्चा करने वाले दोस्तों इस वीडियो में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, कुमार गुप्त के अभिलेखों को मुख्यतः दो भागों में बांट के हम लोग पढ़ेंगे। पहले वे अभिलेख दोस्तों जो कि प्रस्तर पर लिखे गए अर्थात उनको पत्थरों पर उकेरा गया है, और दूसरे वे अभिलेख दोस्तों आपके जो कि कॉपर प्लेट्स पर अर्थात दोस्तों हमको जो कि ताम्र पत्रों पर देखने को मिलते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो आपके पत्थरों पर अर्थात जो आपके कुमार गुप्त के ऐसे अभिलेख जो कि आपके प्रस्तर पर लिखित हैं, उनमें दोस्तों सबसे पहला जो अभिलेख कुमार गुप्त का दोस्तों खुदवाया गया था वह था आपका बिलसद अभिलेख। बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों जो बिलसद अभिलेख है ये उत्तर प्रदेश के जो एटा जिला है वहां पर स्थित है। वहीं पर दोस्तों इनका दूसरा अभिलेख जिसका नाम है मनकुंवर अभिलेख दोस्तों, ये आपके इलाहाबाद में स्थित है। वहीं पर दोस्तों आपका जो गढ़वा से दोस्तों यहाँ पर दो शिलालेखों की प्राप्ति की गई दोस्तों, और ये दोनों शिलालेख आपके इलाहाबाद जो कि वर्तमान में दोस्तों आपका प्रयागराज है वहां पर स्थित है। वहीं पर मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों मंदसौर अभिलेख आप लोगों ने जरूर नाम सुना होगा दोस्तों, ये आपके मालवा क्षेत्र में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों आपका करमदंडा अभिलेख दोस्तों जो कि आपके फैजाबाद में स्थित है। उदयगिरी गुहा लेख दोस्तों जो आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। तुमैन अभिलेख दोस्तों जो आपके ग्वालियर में स्थित है। सांची अभिलेख और मथुरा अभिलेख दोस्तों, ये सभी जितने हमने नाम लिए दोस्तों, इन सभी का वर्णन दोस्तों आपके पत्थरों पर प्रस्तरों पर देखने को मिलता है। वहीं पर जब दोस्तों कॉपर प्लेट्स पर बात करते हैं, ताम्र पत्रों पर बात करते हैं दोस्तों, उनमें आते हैं आपका धनदह आपका अभिलेख, दूसरा दामोदरपुर अभिलेख जिसको हम लोग पुंड्रवर्धन भी अभिलेख कह सकते हैं, और दोस्तों आपका वैग्राम अभिलेख देखने को मिलता है। अब दोस्तों हम लोग इसकी क्या करेंगे कि एक एक करके चर्चा करने वाले हैं, इसलिए दोस्तों ध्यान से सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है दोस्तों, कि कुमार गुप्त का जो पहला अभिलेख है दोस्तों, उस कुमार गुप्त के पहले अभिलेख को हम लोग किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तो कुमार गुप्त के पहले अभिलेख को दोस्तों हम लोग बिलसद अभिलेख के नाम से जानते हैं। किस अभिलेख से? बिलसद अभिलेख के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों इस बिलसद अभिलेख में जो कि कुमार गुप्त का पहला अभिलेख है दोस्तों, इसमें हमको महासेन महासेन जिसको हम लोग कार्तिकेय कहते हैं, इनके द्वारा दोस्तों ध्रुव शर्मा नामक एक ब्राह्मण दोस्तों, इनके द्वारा महासेन जो कि कार्तिकेय भगवान हैं उनके मंदिर के बनवाने का उल्लेख देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस शर्मा नामक ब्राह्मण द्वारा कार्तिकेय मंदिर के बनवाने का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में प्राप्त होता है, तो ध्यान रखिएगा ये आपके बिलसद अभिलेख में प्राप्त होता है। अब यहीं पर इसी प्रश्न को घुमा के भी आपकी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बिलसद अभिलेख में उल्लिखित कार्तिकेय मंदिर का निर्माण या फिर महासेन मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस व्यक्ति या फिर ब्राह्मण द्वारा कराया गया, तो यह नाम भी बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो यह कराया गया दोस्तों आपके ध्रुव शर्मा के द्वारा। अब दोस्तों यहाँ पर जो ये आपका विलसद अभिलेख है, इस अभिलेख में दोस्तों कुमार गुप्त प्रथम जो है दोस्तों शासक जो है गुप्त के, वहां तक की गुप्त की जो वंशावली है इस अभिलेख में हमको देखने को मिलती है। अब देखिए इस अभिलेख में जो आपकी आप जानते होंगे समुद्रगुप्त की एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रशस्ति है जिसको हम लोग प्रयाग प्रशस्ति कहते हैं दोस्तों। तो इस लेख में दोस्तों समुद्रगुप्त के लिए उन्हीं उपाधियों का प्रयोग किया गया है जो कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में हरिसेन के द्वारा किया गया। तो आपको यहाँ पर एक पॉइंट और ध्यान आया क्या, कि जो प्रयाग प्रशस्ति है जो कि समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है, उसकी रचनाकार किसे कहते हैं हम लोग? उसके रचनाकार हैं आपके उनके मंत्री को हम लोग कर्म क्या बोलते हैं, महादंड नायक भी बोलते हैं, और वो उनका नाम क्या है? हरिसेन है। तो हरिसेन की जो प्रयाग प्रशस्ति है, जो लिखी गई है प्रयाग प्रशस्ति, उसमें समुद्रगुप्त के लिए जो उपाधियों का प्रयोग किया गया है वही उपाधियां यहाँ पर भी प्रयोग की गई हैं। अब किस प्रकार की उपाधियां हैं, तो दो नई उपाधियों का भी प्रमाण हमको यहाँ पर समुद्रगुप्त के लिए प्रयोग किया गया है। पहला आपका किया गया सर्वो राज्योच्छेत्ता, दूसरा चिरोत्सन्न अश्वमेघहर्ता।
यह दोनों प्रयोग किसके लिए किया गया है? यह दोनों प्रयोग किया गया है आपके समुद्रगुप्त के लिए, जो कि अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, प्रयाग प्रशस्ति से क्वेश्चंस काफी सारे पूछे जाते हैं। जब भी आपको प्रयाग प्रशस्ति के बारे में पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्रयाग प्रशस्ति जो अभिलेख है आपका, यह किससे संबंधित है? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है दोस्तों आपके समुद्रगुप्त से संबंधित। किससे है? समुद्रगुप्त से संबंधित दोस्तों। और यह जो अभिलेख है समुद्रगुप्त से संबंधित दोस्तों, यह लिखा किसके द्वारा गया है? इसके रचनाकार कौन है? कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसके रचनाकार है आपके हरिसेन। प्रशस्ति का मतलब होता है कि प्रशंसा करने वाला लेख। प्रशस्ति हर एक वो अभिलेख को कहेंगे जिसमें संबंधित शासक की प्रशंसा की गई हो, उसके गुणों की चर्चा की गई हो। तो इसमें क्या किया गया? वास्तव में जो समुद्रगुप्त ने अपने समय में उत्तरापथ की विजय, जिसको लोग आर्यावर्त की विजय कहते हैं या फिर दक्षिणापथ की विजय कहते हैं, उनका वर्णन हमको इस लेख में देखने को मिलता है, जो कि अपने आप में क्या है? काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब ध्यान यह भी महत्वपूर्ण आपके लिए है कि यह जो आपका लेख है समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, इसमें हमको आर्यावर्त और दक्षिणापथ के विजय के साथ साथ इसी लेख में आपको अशोक के भी लेख देखने को मिलेंगे और जहांगीर जो कि मुगल वंश के शासक हैं, उनके भी लेख इसी आपके जो आपका प्रयाग प्रशस्ति है उसमें देखने को मिलता है। तो कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए ध्यान रखिए। वास्तव में जो प्रयाग प्रशस्ति है ये अशोक के शासनकाल में पहली बार खुदवाई गई थी। बाद में जब समुद्रगुप्त आते हैं तो उस पर ये अपना लेख लिखवाते हैं, और जब जहांगीर आते हैं तो अकबर के समय में जहांगीर इसको उठा के कहाँ करवा देते हैं स्थापित? इलाहाबाद में, जो प्रयागराज में उनका किला होता है वहां स्थापित करा देते हैं। इसी कारण इसका नाम भी प्रयाग प्रशस्ति पड़ा। इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन भी हम लोग इसको कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। तो इसमें 3 शासकों की आपको लेखों की चर्चा मिलती है, ये पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन के तौर पर बता दिया। आगे चलते हैं। अब इस लेख में दोस्तों आपके दत्त देवी और ध्रुव देवी के नामों का भी उल्लेख देखने को मिलता है, और साथ में जो परिषद शब्द है, जो आपका हम लोग बिलसद अभिलेख कह रहे हैं, उसमें दत्त देवी और ध्रुव देवी के नामों का भी अंकन देखने को मिलता है, और परिषद जो शब्द है उसका भी हमको लेख दिखाई देता है। अब कुमार गुप्त का जो दूसरा लेख है उसका नाम क्या है? मथुरा अभिलेख है। और इस मथुरा अभिलेख में विद्याधारी सखा के जो जैन मुनि दलिताचार्य हैं, इनके जीवन का जो वृत्तांत है, इनके जीवनी एक प्रकार से कह लें, वह दी गई है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि यह जो मथुरा लेख है इसमें किस जैन मुनि का उल्लेख देखने को मिलता है? तो ये आपके दलिताचार्य का जीवन का उल्लेख मिलता है। यही क्वेश्चन दूसरे प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कुमार गुप्त के किस अभिलेख से जैन मुनि दलिताचार्य के जीवन वृत्तांत का वर्णन मिलता है? ध्यान रखिएगा, वह अभिलेख कौन सा है? मथुरा अभिलेख। वहीं पर जैसा कि हमने आपको बताया कि गढ़वा से आपके 2 शिलालेख मिले हैं दोस्तों, और वहां से दिनार स्वर्ण सिक्का और पाटलिपुत्र में दान में चलने वाले सत्र का वर्णन जो है हमको इस अभिलेख में देखने को मिलता है। तो स्वर्ण सिक्कों का वर्णन और पाटलिपुत्र, जिसको कि मौर्य काल में पालीब्रोथस कहा गया था, किसके द्वारा? ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन आपको कनेक्शन के थ्रू बताते जाता हूं। तो जब भी आपके एग्जाम में ऐसी चीजें आए तो आपके दिमाग में क्लिक होनी चाहिए कि पाटलिपुत्र में जब ये मौर्य साम्राज्य में था तो यूनानी जो आपके लेखक थे, उन्होंने पाटलिपुत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? पालीब्रोथस का। किसका प्रयोग किया है? पालीब्रोथस। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया? पाटलिपुत्र के लिए। तो पाटलिपुत्र में दान से चलने वाले जो सत्र हैं उनका भी वर्णन हमको गढ़वा के इन दोनों शिलालेखों में देखने को मिलता है। अब इसके अलावा इनका मनकुंवर भी अभिलेख है। मनकुंवर अभिलेख दोस्तों आपके एक बुद्ध की प्रतिमा है, उसके नीचे भाग पर लिखा गया। अब इस बुद्ध मूर्ति जिसके नीचे यह हमको मनकुंवर अभिलेख देखने को मिलता है, उसके संस्थापक का नाम यहाँ पर क्या दिया गया है? बुद्ध मित्र दिया गया है, और यह एक आपके बौद्ध भिक्षु थे। अब इस अभिलेख में हमको गुप्त संवत 129 तिथि की भी जानकारी दी गई। जैसा कि आप सभी जानते हैं, गुप्त संवत कब से शुरू होता है? 319 ईस्वी से शुरू होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो आपका मनकुंवर लेख है, इसमें गुप्त संवत की संख्या क्या दी हुई है? 129 आपका जो ईस्वी है उसमें आपका ये जो मनकुंवर लेख है वह लिखा गया। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पर जो कुमार गुप्त हैं, गुप्त वंश के शासक, इनको किस उपाधि से यहाँ पर उल्लेखित किया गया है? महाराज शब्द से यहाँ पर उल्लेखित किया गया, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि जो गुप्त संवत है यह किस समय का यह लेख है, यह आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। या तो गुप्त संवत 129 कहिए या फिर 448 ईस्वी कहिए,
इसको निकालने की प्रक्रिया आप सभी जानते हैं, आपको बताया गया। अगला लेख क्या है? अगला लेख है आपका मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख क्या है भाई? इस अभिलेख को 1885 में पीटर पीटरसन ने प्रकाशित किया था। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा कि जो आपके कुमार गुप्त का मंदसौर अभिलेख है, इसको खोजने का श्रेय और इसको प्रकाशित करने का श्रेय दोनों अलग अलग व्यक्तियों को जाता है। इसको खोजने का श्रेय किसे जाता है? तो वो फ्लीट को जाता है। जेम्स फ्लीट का आप लोगों ने नाम सुना होगा। ये एक आपके क्या थे? लिपिक थे, मतलब ये लिपियों को पढ़ने वाले व्यक्ति थे। तो इनको खोजने का श्रेय फ्लीट को जाता है और इन्होंने खोजने के पश्चात इसको जो प्रकाशित किया, इसके बारे में जो जानकारी दी, वह दिया गया आपके 1885 में पीटर पीटरसन के द्वारा। अब जैसे आपका मंदसौर अभिलेख है, यह आपके सिवाना नदी का जो तट है वहां पर स्थित है। सिवना वास्तव में आपकी सुमली नदी की सहायक नदी के रूप में एक प्रकार से जानी जाती है। अब यह जो आपका मंदसौर है, जैसे हमने आपको अभी समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति बताया, तो हमने बताया कि प्रयाग क्या है? प्रशस्ति है। वैसे ही मंदसौर भी क्या है? एक प्रशस्ति है, अर्थात ये प्रशंसा में लिखा गया क्या है? वर्णन है। अब जैसे कि वहां पर जब हम लोग प्रयाग प्रशस्ति की बात कर रहे थे, तो प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार कौन थे? हरिसेन थे। वैसे ही इस अभिलेख जो है आपका मंदसौर अभिलेख, जिसकी रचना कुमार पाल के ही दरबारी कवि, जिनका नाम क्या था? जो कि आपके सूर्य भक्त थे, और उनका नाम क्या था? वत्स भट्टी। तो दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि आपके लिए प्रयाग प्रशस्ति बहुत बार पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, प्रयाग प्रशस्ति रचनाकार कौन है? हरिसेन है, जो कि आपके किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से संबंधित है। ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं मंदसौर अभिलेख की, किसकी? मंदसौर अभिलेख की, या फिर मंदसौर प्रशस्ति की बात करते हैं, तो यह किससे संबंधित है? यह आप किसके द्वारा लिखा गया है? यह लिखा गया आपके वत्स भट्टी के द्वारा। संबंधित किससे है? कुमार गुप्त से है। ठीक है। तो ये चीजें जो है आपको ध्यान में रखनी होंगी। ये जो वत्स भट्टी थे, इस वत्स भट्टी आपके कुमार पाल के ही या क्या थे? दरबारी कवि। अब इस काव्य को उसने, जो आपका यह रचना है, उस काव्य को पूर्वा कहा है, और इस प्रशस्ति में कुल 44 श्लोक हमको देखने को मिलते हैं। जो पूर्वा कहा गया, इसको एकदम याद कर लीजिएगा, यहां से प्रश्न बन सकते हैं। अगला क्या फैक्ट है? ध्यान से सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। जो मंदसौर अभिलेख है, उसमें मालवा का राज्यपाल किसे बताया गया? बंधुवर्मा को बताया गया। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है? कि मालवा के राज्यपाल के रूप में मंदसौर अभिलेख किसकी चर्चा करता है? तो ध्यान रखिएगा, ये बंधुवर्मा का चर्चा करता है। और इसी मंदसौर अभिलेख में आपके सुमेरु और कैलाश पर्वत का भी उल्लेख देखने को मिलता है। अलग अलग इसमें विधाओं का भी वर्णन है, जिसमें आपका धनुर्विधा हो गया, गंधर्व विधा हो गया, ज्योतिष विधा हो गया, रेशम विधा हो गया। इन प्रकार की जानकारियां जो है हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके ध्यान में रखना है, इस अभिलेख में तंतुवाय या कौलिक श्रेणियां, जिनको हम लोग बोलते हैं रेशम के बुनकर, जो आपके रेशम का निर्माण करते थे, उनके द्वारा वत्स भट्टी से सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया जाना भी इन श्रेणियों का लाट प्रदेश गुजरात को छोड़कर दसपुर मंदसौर की तरफ पलायन करने का वर्णन मिलता है। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन ये बनेगा कि तंतुवाय श्रेणी का क्या कहते हैं, वर्णन किस अभिलेख में देखने को मिलता है? तो ध्यान रखिएगा, मंदसौर अभिलेख में मिलता है, या फिर यही क्वेश्चन आपको पूछ देगा कि तंतुवाय श्रेणी के द्वारा, या फिर कौलिक श्रेणियों के द्वारा, या फिर रेशम बुनकरों के द्वारा सूर्य मंदिर का निर्माण किए जाने का उल्लेख किस अभिलेख में प्राप्त होता है? तो ये कौन से अभिलेख में प्राप्त होता है? मंदसौर अभिलेख में। किसके द्वारा ये सूर्य मंदिर का निर्माण कराया गया? वत्स भट्टी के द्वारा कराया गया। इस अभिलेख में जो आपके तंतुवाय श्रेणी के लोग हैं, इन्होंने किन क्षेत्रों को छोड़कर कहां पे पलायन का कार्य किया? तो लाट प्रदेश जो गुजरात में स्थित है, वहां को छोड़कर ये आपका जो दसपुर मंदसौर आपका इलाका है, वहां पे इनके पलायन किए जाने का उल्लेख हमको देखने को मिलता है। अगला फैक्ट क्या है? अगला फैक्ट ये है कि यह जो मंदसौर अभिलेख है, ये कुमार गुप्त का एकमात्र ऐसा अभिलेख है जहां पर गुप्त संवत की जगह जो विक्रम, जिसको हम लोग मालव संवत कहते हैं, उसमें तिथि दी गई है। तो देखिए, अभी तक गुप्तों में आप सभी जानते हैं, जब से गुप्त वंश में गुप्त संवत की शुरुआत हुई थी, तब से आपके जो अभिलेख हैं वो गुप्त संवत में लिखे जाते रहे हैं। उनमें जो तिथियां देखने को मिलती हैं, कौन सी मिलती हैं? गुप्त संवत में देखने को मिलती है। लेकिन मंदसौर अभिलेख एक ऐसा अभिलेख है जिसमें आपके जो यह लेख है,
यहाँ पर गुप्त संवत में नहीं बल्कि तिथि किसमें दी गई है, विक्रम संवत अर्थात मालव संवत में दी गई। और वो तिथि इसमें क्या देखने को मिलती है, इसमें 493 मालव संवत, जिसको हम लोग 436 ईस्वी कह सकते हैं। ये दूसरा आपका दिया गया 529 मालव संवत, जिसको हम लोग 473 ईस्वी कहते हैं, उसका उल्लेख देखने को मिलता है। ठीक है, इसी अभिलेख में आपको मंदिरों के पुनर्जीर्णोद्धार का भी उल्लेख देखने को मिलता है। और ये इम्पोर्टेंट ये है कि इस अभिलेख के जो लेखक आपके वत्स भट्टी हैं, उन्हीं के द्वारा ही श्रेणियों ने मंदिर के निर्माण तथा जीर्णोद्धार की जिम्मेदारी इन्हीं को सौंपी थी। तो इसमें आपकी दो तिथियां हैं, और दोनों आप किसमें है, मालव संवत में। पहला हमने आपको बताया ही कि 493 मालव संवत, दूसरा आपके 529 मालव संवत, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और यह अभिलेख यह कहते हुए वर्णित करता है, हालांकि आप किसकी प्रशंसा करता है, कुमार गुप्त की। तो क्या लिखता है यह अभिलेख कि कुमार गुप्त एक ऐसी पृथ्वी पर शासन करता था जो चारों ओर समुद्र से घिरी हुई थी, सुमेरु तथा कैलाश पर्वत जिसके बृहद पयोधर के समांतर सुंदर वाटिकाओं में खिले हुए फूल उसकी जिसकी हंसी के समान थे। तो ये देख रहे हैं कि आप इसके क्या लिखा गया है, कुमार गुप्त की प्रशंसा में, उनको खुश करने के लिए अभिलेख लिखा गया, इसलिए इसको हम लोग एक प्रशस्ति के रूप में भी जानते हैं। तो जितनी जानकारी हमने आपको बताई, सभी को आप लोग जरूर ध्यान में रखें। यहाँ से प्रश्न बनते, इसलिए आपको चीजों को याद करना आवश्यक है। अगला अभिलेख क्या है, अगला अभिलेख है आपका करमदंडा अभिलेख। करमदंडा अभिलेख आपके गुप्त संवत 117 या फिर 436 ईस्वी का है। इस गुप्त जो आपका यह अभिलेख है, करमदंडा अभिलेख, जो कि आपके कुमार गुप्त से संबंधित है, यह एक शिव की मूर्ति है, जिसके नीचे भाग पर यह आपका यह जो लेख है, करमदंडा लेख है, उसकी प्राप्ति हमको दिखाई देती है। यह जो प्रतिमा है उसकी स्थापना कुमार गुप्त के ही कुमारामात्य अर्थात उनके जो कैबिनेट मिनिस्टर प्रकार से कह लें, जिनका नाम क्या था, बलाधिकृत पृथ्वी सेन था, उनके द्वारा किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, पूछा जाएगा। क्या पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि करमदंडा अभिलेख या फिर जो शिव की मूर्ति है जिसमें हमको करमदंडा लेख की जानकारी मिलती है, उसके स्थापना करता है, अर्थात उनकी स्थापना किसने द्वारा की गई थी, तो ध्यान रखिएगा वो कुमार गुप्त के ही कुमारा मात्र थे, एक अधिकारी थे जिनका नाम था पृथ्वी सेन। अब जो करमदंडा लेख है, इसकी शुरुआत किसके साथ होती है, तो ये भैया सिंपल सी बात है, शिव की मूर्ति के नीचे तो महादेव की उपासना इसमें दी गई है। और इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें इस लेख में छांदोग्याचार, अश्वबाजी और अयोध्या के ब्राह्मणों एवं देवद्रोणी का जुलूस या फिर मंदिरों का भी उल्लेख देखने को मिलता है। तो इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, क्वेश्चंस कैसे बनेंगे कि कुमार गुप्त के किस अभिलेख में अयोध्या के ब्राह्मणों की चर्चा देखने को मिलती है, तो वह कौन सा अभिलेख है, करमदंडा अभिलेख है, जिसमें यहाँ पर इन चीजों की जानकारी हमको मिलती है। इसके अलावा शिव से संबंधित कई अन्य चीजों की भी जानकारी मिलती है। इस लेख में शिव को शैलेश्वर स्वामी तथा पृथ्वी सेन के नाम से स्थापित लिंग को यहाँ पर पृथ्वी विश्वर कहा गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर सकते हैं आप लोग। इससे यह भी जानकारी मिलती है कि यह जो लेख है, इससे हमको ये पता चलता है कि गुप्त शासन के अंतर्गत, गुप्तन एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत जिनके राजाओं का पद होता, जो राजपद होता था, ये वंशानुगत होते थे। और इस लेख से हमको पता चलता है कि पृथ्वी सेन कुमार गुप्त प्रथम का क्या था, कुमारामात्य था, और अर्थात बलाधिकृत था। और उसके पिता शिखर स्वामी चंद्रगुप्त द्वितीय के कुमारामात्य। इसी शिखर स्वामी को काशी प्रसाद जायसवाल ने, जो आपके महत्वपूर्ण आपके हिस्टोरियन हैं, आपके क्या कहते हैं, बहुत बड़े इतिहासकार हैं, इन्होंने कामंदकीय नीति सार जो है इस पुस्तक, उसके रचयिता के रूप में भी इन्होंने बताया। कौन, ये शिखर स्वामी। शिखर स्वामी कौन है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो हैं, इस गुप्त वंश के, जिसको लोग विक्रमादित्य कहते हैं, उनके यह क्या थे, कुमारामात्य। चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित, चंद्रगुप्त द्वितीय संबंधित एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेख है, कौन सा, मेहरौली लौह स्तंभ लेख, जो किससे संबंधित है, चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। अगला लेख क्या है, अगला लेख है आपके उदयगिरी से 10वीं गुहा लेख में शंकर नामक एक व्यक्ति द्वारा तीर्थंकर पार्श्वनाथ एवं उनकी परिचारिका विकटा की मूर्ति के किए जाने का उल्लेख हमको यहाँ पर दिखाई देता है। तब इंपॉर्टेंट क्या है कि जो आपका उदयगिरी का गुहा लेख संख्या 10 है, इसमें आपके किसका वर्णन मिलता है, इसमें आपके तीर्थंकर पार्श्वनाथ, जो कि आपके 23वें तीर्थंकर हैं जैन धर्म के, उनकी मूर्ति के स्थापित किए जाने का जो उल्लेख है यहाँ पर हमको दिखाई देता है। अब जैसा कि हमने आपको बताया कि यह लेख आपके जैन धर्म से संबंधित है, तो इसमें जैन उपासना, जैन सिद्धों की उपासना के भी प्रमाण मिलते हैं। और यह जो उदयगिरी लेख है, इसकी जो तिथि दी गई गुप्त संवत में, वह 106 अर्थात 425 ईस्वी दी गई है। तो आप लेखों को जरूर ध्यान रखें, क्योंकि आपके एग्जाम में क्या होता है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनको सेट करने के लिए पूछा जाता है।
यदि आपने उसको सेट कर लिया, चीजों को डिस्कस कर लिया, तो आप आसानी से चीजों को याद कर ले जाएंगे और लंबे समय तक आपको याद रहेंगे। अगला क्या है? अगला दिया गया है कि जो आपके कुमार गुप्त का तुमैन अभिलेख है, उस अभिलेख में कुमार गुप्त को शरदकालीन सूर्य की भांति बताया गया। और तुमैन गुप्त की जो तुमैन लेख की यह तिथि है वो गुप्त संवत 116 अर्थात 435 ईस्वी बताई गई है। अब ये जो आपका मंदसौर अभिलेख है, जो कि आपके 524 ईस्वी मालव संवत में 467 ईस्वी में गोविंद गुप्त का यह लेख है। इस अभिलेख का जो लेखक था वह कौन था? रवील था। तो देखिए दो इंपॉर्टेंट लेख है। पहला वह लेख जो कि आपके किससे संबंधित है? कुमार गुप्त का मंदसौर अभिलेख है। दूसरा ये आपका मंदसौर लेख है जो इसमें आपकी 524 मालव संवत में स्थित दिखाई देता है, ये आपके गोविंद गुप्त का है। इस अभिलेख के जो लेखक है वह कौन है? रवील हैं। और इस लेख में चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र गोविंद गुप्त और उनके सेनापति जो वायु रक्षित हैं उनके और उनके पुत्र दत्त भट्ट के द्वारा जो लोकोत्तरवादी भिक्षुआ हैं उनके द्वारा किए गए दानों का उल्लेख देखने को मिलता है। ठीक है, तो इन चीजों को आप लोग जरूर ध्यान रखें, आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं अगले फैक्ट्स की तरफ। अगला फैक्ट ये है आपको कि अगला आपका जो नाम है अभिलेख का उनके वह क्या है? वह है आपके सांची में जो आपका अभिलेख प्राप्त हुआ है उनका। अब इस सांची के अभिलेख में हरि स्वामिनी नामक बौद्ध उपासिका के प्रमाण हमको उल्लेख जो दिखाई देते हैं, और उन्हीं के द्वारा जो बिहार स्वामिनी द्वारा काकना दबोट जो कि आपका सांची को ही कहा गया है, वहां पर बिहार और या फिर आर्य संघ को दान दिए जाने का उल्लेख यह करता है। तो आपके एग्जाम में कल को पूछा जा सकता है कि सांची को कागना दबोट जो है वह कहाँ पर कहा गया है, या फिर सांची की पहचान निम्नलिखित में से किससे की जाती है? ध्यान रखिएगा, कागना दबोट। वहीं पर ये आपके हरि स्वामिनी नामक बौद्ध उपासिका और बिहार स्वामिनी द्वारा आपके सांची बिहार या फिर आर्य संघ के दान दिए जाने का उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है? तो यह उल्लेख आपके सांची अभिलेख में प्राप्त होता है। इस अभिलेख की जो तिथि है वो 131 की तिथि इसमें दिखाई देती है, और इसमें आपके चतुर्बुद्धासन का उल्लेख मिलता है, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि कुमार गुप्त का वह कौन सा लेख है जिसमें कि आपके चतुर्बुद्धासन का उल्लेख मिलता है? तो वह आपके सांची अभिलेख है। ठीक है, इसमें यह भी महत्वपूर्ण है कि गुप्त काल में सांची स्तूप के चारों ओर जो बुद्ध की 4 प्रतिमाएं थी उनको विभिन्न मुद्राओं में यहाँ पर स्थापित किया गया था। आप सभी जानते हैं सांची के स्तूपों के बारे में, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो और इस काल में यहाँ पर 4 बुद्ध की मूर्तियों को जो कि आपके अलग अलग भिन्न मुद्राओं से संबंधित थी उनको 4 दिशाओं में पहले क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। सांची लेख की जो तिथि है गुप्त संवत वह इसकी कितनी है? 131 है, गुप्त संवत 131 है। वहीं पर ईस्वी में चर्चा करते हैं तो इसकी ईस्वी 450 ईस्वी। एक अन्य लेख भी यहाँ से मथुरा लेख आपकी बुद्ध मूर्ति की जो अधोभाग है वहां से उत्कीर्ण, और इस लेख के जब गुप्त संवत की तिथि दी गई वो कितने दी गई है? 135 अर्थात 454 ईस्वी इसमें आपकी जो तिथि है वो अंकित है। अगला ये तो हो गया आपके प्रस्तर लेख। अब है आपके बंगाल से प्राप्त आपके ताम्रपत्र लेख, जिसे हम लोग बोलते हैं कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। क्या जानकारी प्राप्त होती है? जानकारी यह प्राप्त होती है कि यह जो लेख है कुमार गुप्त का बंगाल से धनदैह, दामोदरपुर एवं वैग्राम ताम्रपत्र जो है वह हमको दिखाई देता है। तो बंगाल से प्राप्त 3 बड़े इंपॉर्टेंट ताम्रपत्र हैं, आपका धनदैह है, दामोदरपुर है और तीसरा आपका वैग्राम ताम्रपत्र है। और दामोदरपुर से ही जो आपका बंगाल में स्थित ताम्रपत्र है, यहाँ से हमको 6 ताम्रपत्र के प्रमाण हमको दिखाई देते हैं। और दामोदरपुर के तीसरे ताम्रपत्र से कुमार गुप्त की जो शासन की व्यवस्था है उसकी जानकारियां मिलती हैं, और शासन व्यवस्था के अंतर्गत जो आपके विभिन्न प्रकार के पदाधिकारी भाग लेते थे उनके भी प्रमाण जो हैं हमको यहाँ से दिखाई देते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इसमें उसने अनेक जो पदाधिकारियां हैं उनके नाम दिखाई देते हैं। इसमें आपका नाम दिखाई देता है, जैसे महत्तर का नाम दिखाई देता है, अष्टकुलाधिकारी का नाम दिखाई देता है, ग्रामिक का नाम दिखाई देता है, कुटुम्बिन जो कुटुम्बिन है इनका भी उल्लेख आपको यहाँ पर दिखाई देता है। अब महत्वपूर्ण ये है कि ये जो दामोदरपुर ताम्रपत्र लेख है इसमें दामोदरपुर को इस समय क्या कहा गया है? पुंड्रवर्धन कहा गया। तो अब आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण ये है कि आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से दामोदरपुर की पहचान किससे की जाती है? तो ध्यान रखिएगा, किससे की जाती है? पुंड्रवर्धन से की जाती है। और उस समय उसके जो आपके राज्यपाल बताया गया था वह कौन था? चीरर्थ था, जो आपकी पूछा जा सकता है।
वहीं पर जो आपका धनदह ताम्रपत्र है, इसमें वराह स्वामिन नामक ब्राह्मण को भूमि दान दिए जाने का उल्लेख मिलता है। तो आपकी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है भाई साहब? क्वेश्चन ये बनता है कि कुमार गुप्त के शासन काल में ब्राह्मणों को भूमि दान दिए जाने वाले ताम्रपत्र कौन सा है? ध्यान रखिएगा, वह कौन सा ताम्रपत्र है? धनदह ताम्रपत्र है। वो भी ब्राह्मण का नाम क्या बताया गया यहाँ पे? तो वराह स्वामिन बताया गया। इसके अलावा जो इनका वैग्राम ताम्रपत्र है, उसमें आपके गोविंद स्वामी के मंदिर को भूमि दान दिए जाने का उल्लेख हमको दिखाई देता है। आपका धनदह आपके ब्राह्मणों के भूमि दान की चर्चा करता है, वैग्राम आपके गोविंद स्वामी के मंदिर को भूमि दान करने की चर्चा मिलता है। इसके अलावा इस धनदह ताम्रपत्र में अक्षय निविधर्म और आपका कुल्यावाप और अष्ट कुलाधिकरण जो है, उनका भी उल्लेख यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि अपने आप में क्या है? काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है। इस जो आपका दामोदरपुर ताम्रपत्र लेख है, उसमें कुमार गुप्त को परम दैवत और पृथ्वीपति जो है वह देखने को मिलता है। और साथ में अलग अलग जो आपके नाम हैं, जिस अभिलेख में सार्थवा बंधुमित्र हो गया, नगर श्रेष्ठी धृतिपाल हो गया, प्रथम कुलिक धृतिमित्र हो गया, प्रथम कायस्थ सांबपाल हो गया, इत्यादि का वर्णन हमको यहाँ से देखने को मिलता। अब इंपॉर्टेंट ये है कि इस लेख से ही हमको पता चलता है कि तत्कालीन समय में, उस समय भूमि का मूल्य 3 दिनार प्रति कुल्यवाप हुआ करता था। और इस ताम्रपत्र लेख में युधिष्ठिर एवं अहर्ट का भी उल्लेख देखने को मिलता है, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। और इनका सबसे अंतिम जो हम आपको लेख पढ़ाएंगे आज, वो है आपका कुलाई ताम्रपत्र लेख। और यह आपके बांग्लादेश के जो आपका वैग्राम जिला है, वहां से इसकी प्राप्ति हमको दिखाई देती है। अब महत्वपूर्ण यह है कि इस लेख में हमको शासक का नाम तो नहीं मिलता है, परंतु आपको यहाँ पर तिथि प्राप्त होती है, जो कि आपकी 120 है और आपका 429 ईस्वी के आसपास दिखाई देते हैं। और ये वही समय है जब भारत के संदर्भ में आपके कुमार गुप्त प्रथम जो है वह शासन करते हुए हमको दिखाई देते हैं। और इस लेख में हमको वर्णन किसका मिलता है? तो इसमें वर्णन मिलता है कि महाभारत में भगवान व्यास ने कहा था, तथा पूर्व में ब्राह्मणों को दान दी गई भूमि की रक्षा युधिष्ठिर ने की थी। इसके प्रमाण भी हमको इस लेख में दिखाई देते हैं। और अन्य प्रकार के तथ्यों की भी चर्चा में, जिसमें आपका विधि, आयुक्त, कुटुम्बिन, अप्रतिकर, अधिकरण, खील क्षेत्र इत्यादि का भी उल्लेख हमको यहाँ पर इस क्षेत्र में, इस अभिलेख में दिखाई देता है। दोस्तों, हम लोगों ने इस प्रकार से आज के सेशन में, आज के इस वीडियो में हमने आपसे कुमार गुप्त प्रथम के जो अभिलेख हैं उनकी चर्चा की। यदि दोस्तों आप भी आर्कियोलॉजी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर हिस्ट्री यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो दोस्तों, तो आज ही हमारे चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि दोस्तों आपके पास वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती है। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से आर्कियोलॉजी यूजीसी नेट के पेड बैच को भी चलाया जा रहा है दोस्तों, जहां पर आपको प्रॉपर क्लासेज, आपकी स्टडी मटेरियल्स, नोट्स, मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर, सभी कुछ दोस्तों बहुत ही कम फीस में आपको प्रोवाइड कराई जाती है। ये दोस्तों आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपकी दोस्तों जो दिया गया नंबर चैनल का, उसको जरूर आपको एक बार कॉल या मैसेज के थ्रू दोस्तों आप उस पर जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार के वीडियोज इन्फॉर्मेशन साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दोस्तों स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।